10th का पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का जो छठा चैप्टर है राजनीतिक दल, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। और इस भाग में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है और लोकतंत्र में कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं। जब हम राजनीतिक दलों की आवश्यकता की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब जो राजनीतिक दल हैं इनकी ज़रूरत क्यों है। ठीक, तो राजनीतिक दलों की जो आज का जो लोकतंत्र है उसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि देश में कोई भी राजनीतिक दल है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि हर कोई व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हो रहा है वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होगा। निर्दलीय उम्मीदवार वो व्यक्ति है जिसे कोई भी दल सपोर्ट नहीं करता है या वो किसी भी दल का समर्थन प्राप्त नहीं कर रहा होता है। तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसकी किसी के भी प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। वह किसी के लिए भी नीतियाँ यानी कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो नहीं बनाएगा, और जनता भी उससे कुछ नहीं पूछ सकती कि आम जनता के हित में कौन से फैसले लेगा, वो क्या काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो हो सकता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो मिलकर सरकार भी बना लें, पर उस वक्त वो क्या करेगा कि जिस जगह से जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो जीता है वो वहीं के लोगों तक ही सीमित हो जाएगा और उन्हीं लोगों के पक्ष में फैसले भी लेगा, और उन लोगों के प्रति तो उसकी जवाबदेही होगी लेकिन देश के प्रति उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। जब समाज का जो स्वरूप है, मतलब आकार जो है वो बड़ा हो जाता है, तो जो लोग हैं उनकी राय भी अलग अलग हो जाती है। तब विभिन्न मुद्दों पर एक राय बनाना भी आवश्यक हो जाता है और इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता भी पड़ती है जो अलग अलग जो जगह से आए प्रतिनिधि हैं उनको साथ करें ताकि एक जिम्मेदार सरकार भी बनाई जा सके, और साथ में सरकार का समर्थन करने, उस पर अंकुश रखने, नई नीतियाँ बनाने, वो नीतियों का समर्थन करने, उन नीतियों का विरोध करने के लिए भी जैसी भी जनता को आवश्यकता होती है उसमें राजनीतिक दल सफल हो जाते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं, उनके बिना राजनीतिक या राजनीति सफल नहीं मानी जाती है, इसीलिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? लोकतंत्र में कितने ही लोगों का जो समूह है वो मिलकर राजनीतिक दल बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर देश में बहुत ढेर सारे राजनीतिक दल हो सकते हैं। आज भारत में चुनाव आयोग में, भारत के जो चुनाव आयोग है उसमें 1841 जो दल हैं वो पंजीकृत हैं, पर इनमें से कुछ ही जो दल हैं वो वास्तविक रूप से चुनावी रेस में दौड़ लगाते हैं और जीतने पर सरकार बनाने का भी दावा पेश करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली राजनीतिक दल की बात करते हैं या एक दलीय शासन व्यवस्था को समझते हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर एक ही राजनीतिक दल होता है और वही शासन करता है, यानी सरकार भी वही चलाता है। तो इस तरह की जो शासन व्यवस्था होती है उसको हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। हमने क्लास 9th में चीन के बारे में पढ़ा है जो जहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था चलती है। यहाँ पर एक ही दल है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ चीन में वही राज करती है, वही शासन संभालती है, वही सत्ता पर कब्जा करे हुए हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये भी है कि चीन में कानूनी रूप से तो बहुत ढेर सारे दल बनाए जा सकते हैं, पर चुनाव लड़ने की अनुमति केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही है, उसके अलावा और कोई भी पार्टी वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकती, उसे अनुमति मिलती ही नहीं है। इस तरह की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि लोकतंत्र के लिए व्यवस्था सही है ही नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दल अवश्य होने चाहिए जो आपस में चुनाव भी लड़ सकें और दोनों को जीतने के भी बराबर पर्याप्त अवसर मिले। अब है 2 दलीय व्यवस्था, या वो देश जहाँ पर 2 तरह की सत्ता हो, 2 तरह की जो दल होते हैं वो होते हैं।
और इनमें से किसी एक के पास ही सत्ता हमेशा होती है। किसी एक के पास होगी, फिर अगली बार किसी दूसरे के पास चली जाएगी। इस तरह से दो मुख्य दलों में ही सत्ता हस्तांतरित होती रहती है। जो इस तरह की व्यवस्था है, इसमें मुख्य रूप से 2 दल होते हैं। 2 दल होने की वजह से ये जो सत्ता होती है वो एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में जाती रहती है। और भी दल हो सकते हैं जो चुनाव लड़कर जीत भी सकते हैं, पर सरकार का गठन जो होते हैं वो केवल 2 मुख्य दलों में से ही कोई एक दल करता है। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में, अमेरिका में है और भारत के कुछ राज्यों में भी है, जैसे तमिलनाडु। वहाँ पर जो 2 मुख्य दल हैं वो डीएमके और एआईडीएमके हैं। तो वहाँ पर कभी डीएमके सरकार बनाती है और कभी एआईडीएमके बनाती है। वहाँ पर इसके अलावा, इन 2 मुख्य दलों के अलावा और भी कई छोटे दल हैं, जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो, जबकि नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर वो एक छोटे दल के रूप में है, बहुत बड़ी पार्टी वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के दल वहाँ पर हैं, लेकिन सरकार केवल इन्हीं दोनों में से, डीएमके और एआईडीएमके में से ही किसी न किसी दल की बनती है, जबकि वहाँ पर कई और छोटे दल भी मौजूद हैं। फिर अगला है बहुदलीय व्यवस्था। इस तरह की व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल होते हैं, बहुत ढेर सारे राजनीतिक दल होते हैं और जो चुनाव भी लड़ते हैं। इन सभी दलों को सत्ता पाने के बराबर अवसर मिलते हैं। ये चुनाव में खड़े होते हैं और लोगों का समर्थन प्राप्त करते हैं, चाहे इसे वे अपने दम पर प्राप्त करें या फिर दूसरे दलों के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। सत्ता को ये गठबंधन की सरकार बनाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है गठबंधन की सरकार वाली, वो हमारे देश में भी है, भारत में भी है, जहाँ कई दल एक साथ मिलते हैं और गठबंधन की सरकार बनाते हैं। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 4 गठबंधन थे। एक वो जिनके पास अभी सत्ता है, यानी जिसकी जीत हुई है, यानी कि 17 दलों वाली एनडीए, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और दूसरी है 27 दलों वाली यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और 12 दलों वाला महागठबंधन और एक 8 दलों वाला वाम मोर्चा भी 2019 के आम लोकसभा चुनाव में इस तरह के ये गठबंधन यहाँ पर मौजूद थे। तो बहुदलीय व्यवस्था जो होती है वो बहुत घालमेल वाली होती है। माना जाता है कि इसमें प्रपंच वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और इस तरह की जो सरकार होती है वो राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में बनी रहती है। इस तरह की व्यवस्था में कई लोगों के हितों और विचारों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलता है। चाहे हम एनडीए या यूपीए की बात करें तो ये दोनों ही दलों में पूरे देश के जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो भी शामिल होते हैं, यानी कि हर भाषा, हर धर्म, हर संस्कृति और हर राज्य के लोग एक सरकार में अपने मुद्दे रख पाते हैं। इसमें अगर पूर्वोत्तर राज्यों के सांसद हैं तो दक्षिण भारत के भी सांसद हैं जो सत्ता का हिस्सा हैं, इसलिए वे अपनी जनता के मुद्दों को संसद में रखते हैं और इसका फ़ायदा जनता को भी पहुंचता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय दलों की। तो दुनिया के जिन जिन लोकतांत्रिक देशों में संघवाद है तो वहाँ पर 2 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। एक वो होता है जो संघीय व्यवस्था की एक ही इकाई में अस्तित्व रखते हैं, जैसे कि राज्यों के राजनीतिक दल, और दूसरे वे दल होते हैं जो संघीय व्यवस्था की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखते हैं। भारत में भी यही स्थिति है। कई दल या पार्टियां पूरे देश में फैली होती हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है। देश के हर दल को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। हालांकि चुनाव आयोग सभी दलों को समान मानता है, फिर भी जो बड़े और स्थापित दल होते हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं भी ये देता है चुनाव आयोग, जैसे कि चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं बड़े और स्थापित दलों को, और इनका इस्तेमाल जो इनके अधिकृत उम्मीदवार होते हैं वो अपने इलेक्शंस में जो चुनाव होते हैं उसमें ये कर सकते हैं। और उन दल के जो चुनाव चिन्ह होते हैं उस पर कोई और जो दल है वो दावा भी नहीं कर सकता। जो ये विशेषाधिकार प्राप्त दल होते हैं, ये चुनाव आयोग
इन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का भी दर्जा देता है। गौर करने वाली है कि कोई भी दल ऐसे ही राष्ट्रीय दल नहीं बन जाता है। तो चुनाव आयोग जो होता है वो वोटों का प्रतिशत और सीटों की गिनती के हिसाब से सूत्र लगाता है, और कि किस सीट की इतनी सीट और इतने वोट मिलने के बाद ही कोई भी दल जो होता है वो मान्यता प्राप्त दल की श्रेणी में आता है। अब क्षेत्रीय दल के लिए इनका क्या सूत्र लगा हुआ है कि जब कोई दल जो राज्य की विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो उसमें पड़े वोटों के आधार पर उसे कम से कम 6% जो वोट हैं वो मिलने चाहिए, और साथ में कम से कम 2 सीटें भी उसे जीतनी चाहिए, तभी वो क्षेत्रीय दल बन पाएगा। और राष्ट्रीय दलों के लिए है क्या कि कम से कम जो 6% वोट तो पड़ने ही चाहिए। अब ये 6 जो प्रतिशत है वो वोट या तो लोकसभा में जो कुल पड़े वोट हैं उनका हो सकता है, या फिर किन्हीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हो सकता है। और साथ में जो लोकसभा चुनाव है उसमें कम से कम 4 सीटें भी इन्होंने जीतनी चाहिए, तभी ये राष्ट्रीय दल बन सकते हैं। अब जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं वो मुख्यमंत्री चुनने के लिए किए जाते हैं। अब देश में आज के समय में 8 राष्ट्रीय दल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। इनमें हम 6 दलों के विषय में ही पढ़ेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आमतौर पर ये जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है, और ये दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है या सबसे पुराना दल है। अंग्रेज़ अफसर थे A.O. ह्यूम, इन्होंने इस पार्टी का गठन किया है 1885 में, 1885 में। और कांग्रेस पार्टी ने जो भारत की आज़ादी के बाद कई दशकों तक राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का भी प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। 2004 के जो लोकसभा चुनाव थे उस चुनाव में ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी गई थी, और दाहिना हाथ इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगली है भारतीय जनता पार्टी। जो आज की भारतीय जनता पार्टी है उसे 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के रूप में बनाया था। आपातकाल के दौरान जनसंघ ने सभी दलों के साथ मिलकर एक जनता दल पार्टी नाम की बनाई, और 1977 के चुनाव में कांग्रेस आई, जो कांग्रेस की इंदिरा गांधी पार्टी थी, इंदिरा गांधी वाली पार्टी थी, उन्होंने उनको हराया था। 1979 में जनता दल की हार के बाद ये पार्टी भी समाप्त कर दी गई, और 1980 में इसे पुनर्जीवित करके नया नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारत की पुरानी संस्कृति, मूल्य, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व ये सब बहुत ज़्यादा मानती है, और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तथा सभी भारतीयों के लिए समान नागरिक कानून बनाना भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं। साथ में ये धर्मांतरण पर भी रोक लगाने के पक्ष में है। कमल का फूल इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है।